हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। अभी तक आपने कातिल कौन का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 सुन लिया होगा। तो आज हम आपको कातिल कौन का पार्ट 4 सुनाने जा रहा हूँ। इसमें हम सुनेंगे कि कैसे पुलिस द्वारा जांच की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जरा गौर से सुनिएगा। कातिल कौन, भाग -4। पिछले अंक में आपने पढ़ा, शहर के बिजनेसमैन समीर अरोड़ा की हत्या के बाद उसकी बॉडी को जला दिया जाता है। समीर का भाई शिशिर जर्मनी से लौट आता है। धाय मां का बेटा शिवम उनके मर्डर की आशंका जताता है। समीर अरोड़ा के बिजनेस पार्टनर गिरीश सक्सेना का भी ऑफिस में मर्डर हो जाता है। अब आगे। चोपड़ा साहब से एड्रेस लेकर राठौड़ वापस गाड़ी में बैठा और पुलिस स्टेशन फोन कर 5-6 सिपाहियों को वहां पहुंचने को कहता है। ऑफिस एक बड़ी सी बिल्डिंग के 10वें फ्लोर पर था। राठौड़ ने एंटर होते ही देखा कि 3-4 लोग घबराए हुए से बाहर हॉल में खड़े थे। चोपड़ा साहब भी वहीं थे। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, देखिए ये इस रूम में। कहते हुए उन्होंने सामने एक रूम की तरफ इशारा किया। 5 सिपाहियों की टीम भी पहुंच चुकी थी। रूम वेल डेकोरेटेड था। शानदार पर्दे, मखमली कालीन, एक साइड में अटैच्ड वॉशरूम तो एक साइड में किचन पोर्शन। सामने कुर्सी पर खून से लथपथ गिरीश सक्सेना की लाश पड़ी थी। उसके सीने में ठीक बीच में एक चाकू धंसा था। राठौड़ ने साथ आए फोटोग्राफर को इशारा किया। उसने जल्दी से क्राइम सीन की पिक्स क्लिक की। राठौड़ ने दस्ताने पहन ध्यान से चाकू को एक पॉलिथीन में लपेट अपने बैग में रख लिया। राठौड़ ने मोहसिन को फोन कर एयरपोर्ट से सीधा वहीं पहुंचने को कहा। साथ आए सिपाहियों को बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने का निर्देश देकर वो रूम का मुआयना करने लगा। रूम में सब कुछ करीने से लगा था। टेबल पर कुछ फाइलें रखी थी। किचन में एक फ्रिज, माइक्रोवेव, एक कॉफी मशीन और एक बास्केट में फल रखे थे। एक एप्पल आधी कटी रखी थी, पर फल काटने का चाकू कहीं नहीं दिखा। रूम का मुआयना करने के बाद राठौड़ बाहर आया और पूछा कि मर्डर का पता सबसे पहले किसको लगा, या डेड बॉडी को सबसे पहले किसने देखा। एक पतला दुबला सा खाकी यूनिफॉर्म में एक आदमी आगे आया और बोला, जी मैं रामदीन, इस ऑफिस में चपरासी हूँ। सबके जाने के बाद सारे कमरों के दरवाजे बंद कर ऑफिस बंद करने का काम मेरा होता है। मैं सारे रूम बंद करने से पहले अच्छे से जांच कर लेता हूँ कि अंदर कोई बैठा न हो। पर आज करीब 7:30 बजे जब मैं गिरीश साहब का रूम चेक करने गया तो देखकर चौंक गया। सामने खून से सनी गिरीश साहब की लाश पड़ी थी और उनके पेट में फल काटने वाला चाकू धंसा हुआ था। उस समय तक सब जा चुके थे। मैंने सबसे पहले शिशिर साहब और उसके बाद साकेत साहब को फोन किया। तो कहाँ है आपके शिशिर और साकेत साहब। तभी एक हैंडसम सा व्यक्ति आगे आया और बोला, जी मैं साकेत शुक्ला, रामदीन का फोन आया। तब मैं रास्ते में ही था, तुरंत गाड़ी मोड़कर वापस चला आया। शिशिर से बात हुई, वह भी अभी आता ही होगा। तभी शिशिर भी वहां हांफता हुआ सा एंटर हुआ और बोला, क्या हुआ है गिरीश को, ऐसा कैसे हो सकता है। दिन में तो बिल्कुल ठीक था, हमने साथ में कुछ पेपर्स भी साइन किए थे, फिर अचानक कैसे। शिशिर बिना इंस्पेक्टर की तरफ देखे ही बोला, शिशिर साहब अफसोस बाद में कीजिएगा, पहले यह बताइए कि गिरीश सक्सेना के रूम में या बाहर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं क्या? यदि है तो मुझे तुरंत उसकी फुटेज दिखाइए ताकि यह पता चल सके कि उसके रूम में कौन कौन और किस किस समय गया था। यह कहते हुए इंस्पेक्टर राठौड़ ने अपने गहरी नजर हर चेहरे पर जमा रखी थी। उसने देखा कि एक चेहरे का रंग बिल्कुल फीका पड़ गया था। पर शिशिर तुरंत बोल पड़ा, जी उनके रूम में तो कैमरे नहीं लगे हैं, क्योंकि सबकी अपनी प्राइवेसी होती है, पर उनके रूम के जस्ट बाहर कैमरे लगे हैं। रामदीन साहब को कैमरे की फुटेज दिखाओ, बड़ी जल्दी अपने भाई के ऑफिस को समझ लिया आपने शिशिर साहब। इंस्पेक्टर राठौड़ व्यंग्य से शिशिर की ओर देखकर बोला। तब तक मोहसिन भी वहां पहुंच गया था। राठौड़ ने सबको बाहर रुकने को कहा और रामदीन को इशारा किया। रामदीन मोहसिन और इंस्पेक्टर राठौड़ दोनों को पास बने छोटे से रूम में ले गया और जल्दी से वहां लगी एलईडी ऑन की। राठौड़ और मोहसिन दोनों बड़े ध्यान से स्क्रीन को देखने लगे। शाम 4 बजे करीब गिरीश सक्सेना थोड़ी देर के लिए बाहर आया और वापस अपने रूम में चला गया। इसका मतलब वारदात 4 बजे बाद ही हुई है।
मोहसिन कीप एन आई ऑन एवरी मोमेंट। यस सर, कहते हुए मोहसिन ने माउस पॉइंटर अपने हाथ में ले लिया। करीब 4:30 बजे एक आदमी कुछ फाइल्स लेकर गिरीश सक्सेना के रूम में एंटर हुआ और कुछ देर बाद बाहर आया, तब उसके हाथ में फाइल्स नहीं थी। जी ये हमारे ऑफिस के मैनेजर साहब है, शायद कोई फाइलें साइन कराने गए होंगे, रामदीन जल्दी से बोल पड़ा। करीब 5 बजे शिशिर अरोड़ा गिरीश के रूम में एंटर होता नजर आया और करीब आधे घंटे बाद जब वो बाहर आया तो बिल्कुल सामान्य नजर आ रहा था। 6 बजे करीब साकेत शुक्ला रूम में गया और 5-6 मिनट बाद ही बाहर निकल आया और सीधे अपने रूम में चला गया। उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट अवश्य नजर आ रही थी। उसके बाद तो ठीक 7:30 बजे रामदीन एक रूम को लॉक करते हुए जब गिरीश के रूम में गया और तुरंत घबराता हुआ दौड़कर बाहर आया और किसी को कॉल करने लगा। राठौड़ ने मोहसिन को अपना पेन ड्राइव दिया और सीसीटीवी फुटेज उसमें सेव करने को कहा और बाहर आकर मैनेजर अस्थाना, शिशिर अरोड़ा, साकेत शुक्ला और रामदीन को अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने को कहा। इन सब में रात के 11 बज चुके थे। ये क्या मजाक है? इंस्पेक्टर साहब, इस तरह इतनी रात गए आप हमें पुलिस स्टेशन ले जाकर क्या साबित करना चाहते हैं? हम कोई मुजरिम नहीं, इज्जतदार लोग हैं। शिशिर अरोड़ा गुस्से से बोला। जी वो मैं जानता हूँ आपकी इज्जत को, बट दिस टाइम यू ऑल आर सस्पेक्ट ऑफ मर्डर, सो नो आर्ग्यूमेंट्स प्लीज। आज रात आपको पुलिस कस्टडी में ही रहना होगा। यह कहकर इंस्पेक्टर राठौड़ गेट की ओर बढ़ गया। पीछे मोहसिन भी उन सबको साथ लेकर नीचे गाड़ी की तरफ आ गया। पुलिस स्टेशन पहुंचते पहुंचते रात की 12 बज चुकी थी। घर से बार बार फोन आ रहे थे, पर आज राठौड़ ने रात पुलिस स्टेशन में ही गुजारने की सोची। मोहसिन को उसने घर जाने का बोल दिया। सभी लोगों को लॉकअप में डाल और उनके मोबाइल जब्त कर राठौड़ अपनी सीट पर आ बैठा। सभी के चेहरे उतरे हुए थे। सीट पर सिर टिकाकर राठौड़ सभी परिस्थितियों पर विचार करने लगा। सबसे पहले मैनेजर, फिर शिशिर और फिर साकेत शुक्ला और उसके बाद लास्ट में रामदीन। किसने किया होगा ये मर्डर? या इनके अलावा तो कोई और नहीं? सोचते सोचते इंस्पेक्टर राठौड़ की आंख लग गई। सुबह 6 बजे ही मोहसिन हाजिर था। गुड मॉर्निंग सर, लीजिए आपके लिए चाय लाया हूँ सर। थैंक यू मोहसिन, चाय पीकर मैं थोड़ा घर का चक्कर लगा आऊं, फ्रेश होकर आता हूँ, फिर इन सबका बयान दर्ज करते हैं। करीब 8 बजे इंस्पेक्टर राठौड़ ने आते ही मोहसिन को कहा कि सबको एक एक करके मेरे पास ले आओ और उसी क्रम में लाना जिसमें वो लोग गिरीश सक्सेना के रूम में गए थे। सबसे पहले ऑफिस मैनेजर आया और आते ही बोल पड़ा। सर सच कह रहा हूँ सर, वो लखनऊ वाली डील पर तीनों पार्टनर्स के साइन करवाने थे। गिरीश सर का मेरे पास फोन आया और उन्होंने कहा कि मैं फाइल्स उनके रूम में ले आऊं और शिशिर सर और साकेत सर भी वहीं आने वाले हैं, इसीलिए मैं बस फाइल्स उन्हें देने के लिए उनके रूम में गया था। तब गिरीश सर बिल्कुल ठीक थे। मैंने उन्हें फाइल्स डिटेल्स समझाई और बाहर चला आया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरे बीबी बच्चे परेशान हो रहे होंगे। राठौड़ ने उसका फोन ड्रावर से निकाला और उसे देते हुए बोला, ये लो तुम्हारा फोन और अपनी बीबी को बोलो कि तुम जरूरी मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर हो, क्योंकि जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता मैं तुम्हें घर तो जाने नहीं दूंगा। बेचारा मैनेजर असहाय भाव से अपने घर फोन करने लगा। अब शिशिर अरोड़ा इंस्पेक्टर के सामने था। वह आते ही व्यग्रता से बोला, जब मेरे बाद 2 लोग उस रूम में गए हैं तो मुझे यहाँ बिठाए रखने का क्या तुक है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोगों का तरीका भी अजीब है, सबको मुजरिमों की तरह उठा लाए बस। इसीलिए तो मुझे इंडिया में रहना कभी पसंद था ही नहीं। ये तो भैया की मौत की वजह से मजबूरी हो गई, वरना मैं तो यहाँ कभी नहीं आता। काम करने का तरीका हमें मत सिखाइए जनाब। सामने रखी कुर्सी पर बैठिए और सीधा सीधा अपना बयान दीजिए कि आप गिरीश के कमरे में क्यों गए थे और उस दौरान वहां क्या घटित हुआ। इंस्पेक्टर राठौड़ तेज स्वर में गुस्से से बोला तो शिशिर थोड़ा नरम पड़ा और चुपचाप सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोलना शुरू किया। गिरीश का फोन आया था कि अब जब भैया का बिजनेस मैंने संभाल लिया है तो लखनऊ वाली डील फाइनल करने के लिए मेरे साइन की जरूरत पड़ेगी और उसी के लिए उसने मुझे रूम में बुलाया था। मैं गया और साइन करके आ गया, बस बाकी कुछ नहीं। अब उसके बाद अगर कुछ हो जाता है तो उसमें मेरा क्या दोष है?
आप बेवजह मुझ पर शक कर रहे हैं। वो हम डिसाइड करेंगे कि किसका दोष है या नहीं। आप वापस अपनी जगह जाकर बैठिए और साकेत शुक्ला को भेज दीजिएगा। राठौड़ तीखे स्वर में बोला तो शिशिर सिर झुकाए अंदर चला गया। साकेत शुक्ला बहुत घबराया हुआ था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, जैसे रात भर रोया हो। आते ही करीब करीब रो पड़ा। सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे उस समय ही सबको बोल देना चाहिए था और पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, पर मैं बहुत डर गया था। मैं सच बोल रहा हूँ सर। कूल डाउन मिस्टर साकेत, अगर आप निर्दोष है तो आपको कुछ नहीं होगा। आप पहले बैठिए, पानी पीजिए और तसल्ली से अपनी बात कहिए कि क्या कहना चाहते हैं आप। जी सर, आप मेरा विश्वास कीजिए, पर मैं सच कह रहा हूँ। मैं भी लखनऊ वाली डील के पेपर्स साइन करने के लिए गिरीश के कमरे में गया था, पर जब मैं रूम में एंटर हुआ तो सामने गिरीश की खून से लथपथ बॉडी पड़ी थी। मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि कहीं खून का इल्जाम मुझ पर ना आ जाए, इसीलिए मुझे लगा कि चुपचाप बाहर जाकर बैठ जाता हूँ। मेरे बाद जो भी आएगा उस पर इल्जाम आ जाएगा। सच सर, मैं डर गया था, इसीलिए। होशियारी तो बहुत की आपने, पर सच क्या है ये पता लगाना हमारा काम है। आप फिलहाल यहीं पुलिस स्टेशन में आराम फरमाइए। रामदीन ने वही कहानी दोहराई कि उसने लाश को ही देखा था। सबके बयान लेने के बाद राठौड़ ने मोहसिन को बुलवाया। कुछ पता चला सर, किसने किया होगा यह सब? मोहसिन ने आते ही सवाल दाग दिया। नहीं मोहसिन, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, पर मुझे लगता है मैनेजर और रामदीन दोनों सच बोल रहे हैं। बस इस शिशिर और साकेत की सच्चाई पता लगानी है। क्या कारण हो सकता है इस मर्डर का? क्या समीर अरोड़ा के मर्डर से इसका कोई संबंध है? कौन है कातिल और इसका मास्टरमाइंड? बने रहिए साथ। कातिल कौन के भाग नंबर 5 में। तो कैसी लग आप लोगों को हमारी आज की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो अपने परिवार के सदस्यों और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। हम आप लोगों के कमेंट की प्रतीक्षा करेंगे। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।